नमस्कार। आज हमारे सामने एल्विन मोराक के मामले से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं। ये एक ऐसे कॉलेज इंस्ट्रक्टर की कहानी परत दर परत खोलते हैं जिस पर अपनी पत्नी लुईस की हत्या का इल्जाम लगा। हाँ बिल्कुल। और ये स्रोत सिर्फ कानूनी कार्रवाई का ब्यौरा नहीं है, ये हमें एल्विन मोराक की दुनिया में ले जाते हैं, उसके रिश्तों की उलझनें और उन घटनाओं के सिलसिले को समझने में मदद करते हैं जो आखिर में एक कह सकते हैं दुखद मोड़ पे खत्म हुई। एक बहुत ही जटिल मानवीय कहानी है ये। तो हमारा इरादा आज यही है कि इन दस्तावेजों की गहराई में उतरे, एल्विन और लुईस के किरदारों की पेचीदगियों को समझें और शायद ये जानने की कोशिश करें कि जो सतह पर दिख रहा था उसके नीचे असल में क्या चल रहा था। हाँ चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये एल्विन मोराक है कौन? दस्तावेज उसे एक शांत, शायद कुछ दबा हुआ सा कॉलेज इंस्ट्रक्टर बताते हैं। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी, उसका माहौल कैसा था? स्रोत हमें मोराक के जीवन की एक काफी निराशाजनक तस्वीर दिखाते हैं। वो एक पुराने बड़े घर के पिछले हिस्से में दूसरी मंजिल पर रहता है। घर जो कभी शायद शानदार रहा होगा पर अब रख रखाव के अभाव में जर्जर हो रहा है। अच्छा। और उसकी रसोई की हालत तो जैसे उसकी निजी उतल पुतल का आईना है। गंदे बर्तन सिंक में पड़े हैं, मेज पर पिघला मार्जरीन फैला है, बार बार उबाली गई कॉफी की कड़वी गंध हवा में तैर रही है। सिगरेट के पैकेट और शराब की खाली बोतलें भी बिखरी हुई हैं। तो ये माहौल उसकी आर्थिक तंगी और शायद वो भावनात्मक अकेलेपन का भी संकेत देता है। और उसका काम? वो लिडलो कॉलेज में पढ़ाता है, लेकिन लगता है पेशेवर जिंदगी भी कुछ खास सुकून भरी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। कॉलेज खुद माली संकट से जूझ रहा था और काफी हद तक जीआई बिल के सहारे चल रहा था। ओके। इस वजह से कॉलेज प्रशासन को कोरी जैसे छात्रों को बर्दाश्त करना पड़ता था। कोरी एक उम्रदराज हट्टा कट्टा छात्र था जो अपनी शारीरिक बनावट का फायदा उठाकर मोराक जैसे इंस्ट्रक्टर्स को धमकाता था, उनका मजाक उड़ाता था। अच्छा। हाँ, दस्तावेजों से साफ है कि मोराक उससे डरता था। ये उसके आत्मसम्मान पर एक और चोट जैसा था। और इसी सिलसिले में डीन गॉरहम के साथ उसकी मुलाकात का जिक्र आता है, वो कर्ज वाली बात को लेके। ये तो बेहद शर्मनाक स्थिति रही होगी मोराक के लिए। हाँ, बहुत ज्यादा। डीन गॉरहम को एक अप्लायंस स्टोर से चिट्ठी मिलती है कि मोराक ने किश्तों का भुगतान नहीं किया है। ओह। डीन उसे अपने दफ्तर बुलाता है और बड़ी सख्ती से पेश आता है। वो मोराक को याद दिलाता है कि शिक्षकों का आचरण कितना महत्वपूर्ण होता है। उनकी छवि सीजर की पत्नी की तरह बेदाग होनी चाहिए, मतलब उन पर किसी तरह का शक शुबा नहीं होना चाहिए। मोराक के लिए ये सार्वजनिक बेइज्जती जैसा था। ये अपमान सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर तक चुभने वाला रहा होगा। और फिर पैसे का इंतजाम करने की उसकी कोशिशें, वो भी नाकाम रहीं। बिल्कुल। वो कर्ज चुकाने के लिए पैसों का इंतजाम करने निकलता है। बैंक और फाइनेंस कंपनियां उसे मना कर देती हैं, जो उसकी खराब क्रेडिट हिस्ट्री दिखाता है। आखिरकार हताश होकर वो एक पॉन शॉप से, अब सोचिए, बहुत ज्यादा ब्याज दर पर कर्ज लेता है। ये कदम उसकी लाचारी और गिरते आत्मसम्मान का प्रतीक है। एक कॉलेज इंस्ट्रक्टर का पॉन शॉप तक पहुंच जाना। तो ये है मोराक की दुनिया। आर्थिक तंगी, पेशेवर अपमान, डर और शायद गहरा होता अकेलापन। ऐसी परिस्थितियों में इंसान अक्सर सहारे की तलाश करता है, और यही मोराक की जिंदगी में लुईस पलागी, जिसे लॉली भी कहा गया है, उसका प्रवेश होता है। इनकी मुलाकात कैसे हुई और ये रिश्ता कैसा था? क्योंकि स्रोत बताते हैं कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष लुईस के चरित्र पर सवाल उठाएगा। बिल्कुल। अकेलापन और शायद कहीं ना कहीं अपने दोस्त पॉल मार्टिन द्वारा छुट्टियों के लिए बाल्टीमोर ना बुलाए जाने की टीस, ये सब चीजें थीं जब मोराक अपने सहकर्मी डॉटसन के साथ क्रिसमस की छुट्टियों में प्रोविडेंस किया। अच्छा। डॉटसन का ही आइडिया था कि बार में जाकर महिलाओं से मिला जाए। वहीं उनकी मुलाकात गिनो फैंगियो यानी स्नाइपर से होती है। अगले दिन स्नाइपर के कहने पर वे बाल्बोआ क्लब डांस में जाते हैं और वहीं मोराक लुईस पलागी से मिलता है। और लुईस ने शुरुआत में मोराक पर बहुत अच्छा असर डाला है ना? उसने खुद को एक संस्कारी घरेलू किस्म की महिला के तौर पर पेश किया। हाँ, उसने एक ऐसी छवि गढ़ी जो मोराक की जरूरतों से बिल्कुल मेल खाती थी। एक ऐसी महिला जो अपने पिता और भाइयों की देखभाल करती है, जिसे पढ़ी लिखी संगत पसंद है। मोराक, जो खुद को अकेला और शायद थोड़ा उपेक्षित महसूस कर रहा था, लुईस के ध्यान और सहानुभूति से प्रभावित हो गया। लुईस ने उसे डिनर पर बुलाया, लाइब्रेरी से लाई किताबों और पिता के ओपेरा रिकॉर्ड से बौद्धिकता का माहौल बनाया। वाओ। दिलचस्प बात यह है कि मोराक को उसकी इस चाल का थोड़ा अंदाजा था, पर उसने इसे चालाकी नहीं बल्कि एक मार्मिक कोशिश समझा। शायद वो उस छवि पर यकीन करना चाहता था।
लेकिन शादी के बाद हकीकत उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकली। दस्तावेज बताते हैं कि शादी के सिर्फ 3 दिन बाद ही मोरॉक ने घर के खर्चों का जिम्मा ले लिया, जो शायद शुरुआत में उसे अच्छा लगा होगा, पर जल्दी ही चीजें बिगड़ने लगीं। हाँ, बहुत जल्दी। शादी के महज 3 हफ्ते बीते थे कि लुइस घर के काम और पत्नी की भूमिका से ऊब गई। वो घर के पास के फैगन बार में जाने लगी। ओह, शराब पीना, शफल बोर्ड खेलना, घोड़ों पर जुआ लगाना, ये सब उसकी दिनचर्या बन गया। घर अस्त व्यस्त रहने लगा, खर्चे बेतहाशा बढ़ने लगे। झगड़े भी होते होंगे फिर? हाँ, बहुत। मोरॉक उसकी खाना पकाने और सफाई न करने की आलोचना करता तो लुइस शिकायत करती कि वो उसे कहीं घुमाने नहीं ले जाता। उनके बीच लगातार झगड़े होने लगे। इसी बिगड़ते रिश्ते के बीच वो घटना होती है जब मोरॉक का दोस्त पॉल मार्टिन डिनर पर आता है। मोरॉक शायद मार्टिन को दिखाना चाहता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही है, लेकिन शाम पूरी तरह से बिगड़ गई। हाँ, मोरॉक ने वाकई कोशिश की थी। घर साफ था, लुइस ने एक अच्छा काला टैफेटा ड्रेस पहना था। शुरू में उसने मार्टिन के सामने शांत और शालीन रहने की कोशिश भी की, लेकिन फिर वो रसोई में गई और छिपकर विस्की पी ली। इसके बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया, मतलब शर्मनाक हो गया। क्या किया उसने? उसने मार्टिन के सामने अपने कपड़े ऊपर खींच लिए और पूछा, क्या तुम्हें यह पसंद है मिस्टर मार्टिन? फिर उसने दोनों पुरुषों को किताबी कीड़ा और अज्ञानी कहकर उनका अपमान किया। अरे बाप रे, ये घटना सिर्फ शर्मिंदगी से ज्यादा लगती है। ऐसा लगता है जैसे मोरॉक के लिए ये लुइस को एक अलग अस्वीकार्य रोशनी में देखने का पल था, खासकर उस दोस्त के सामने जिसका वो सम्मान करता था। बिल्कुल, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जो छवि लुइस ने शुरुआत में बनाई थी वो उस रात पूरी तरह टूट गई और मोरॉको के अंदर शायद गुस्सा, निराशा और बेबसी और बढ़ गई होगी। उसका अपनी जिंदगी पर नियंत्रण जैसे खत्म होता जा रहा था। अब लुइस की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ एक लापरवाह पत्नी नहीं थी, उसका अपना एक अतीत था, एक कहानी थी जिसने उसे वैसा बनाया जैसा वो थी। सही कहा। वो प्रोविडेंस के फेडरल हिल इलाके में पली बड़ी। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। अच्छा। 12 साल की उम्र में कॉन्वेंट स्कूल छोड़ दिया, 15 तक हाई स्कूल से भी बाहर हो गई। कम उम्र में ही उसकी थोड़ी कह सकते हैं बदनामी होने लगी थी। वो जुआरियों, छोटे मोटे अपराधियों के साथ उठती बैठती थी, नाइट क्लबों में जाती थी, शफल बोर्ड में माहिर थी। कई साल उसने इसी तरह की जिंदगी बिताई। तो मोरॉक से शादी उसके लिए एक तरह का बचाव का रास्ता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, शायद उसे भविष्य की चिंता सताने लगी थी। हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। उम्र बढ़ने और आकर्षण कम होने के डर ने उसे सुरक्षा की तलाश करने पर मजबूर किया। उसने जानबूझकर ऐसे डांस क्लबों में जाना शुरू किया जहां उसे मोरॉक जैसा कोई मिल सके, कोई विधुर या अधेड़ उम्र का अकेला आदमी। मतलब ये एक सोची समझी योजना थी। हाँ, ऐसा लगता है उसके लिए मोरॉक से शादी महज प्यार नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने की एक सोची समझी योजना थी। लेकिन शादी उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और फैगिन बार जाना उसके लिए जैसे अपनी पुरानी दुनिया में लौटना था। और यहीं उसकी मुलाकात एडी नाम के एक युवक से होती है, जो कहानी में एक और दुखद मोड़ लाता है। हाँ, एडी बार में मिलने वाला एक शफल बोर्ड पार्टनर था। लुइस के लिए वो शायद पुरानी जिंदगी की एक झलक था। एक दिन शायद पॉल मार्टिन वाली घटना का बदला लेने के लिए और मोरॉक द्वारा छुपा कर रखी विस्की और ब्रांडी पीने के बाद वो एडी को घर ले आई। उसी दिन मोरॉक कॉलेज से जल्दी अपना वेतन लेकर आया था ताकि लुइस खर्चे चला सके। अच्छा, घर की सीढ़ियों पर रोते हुए पाया। ये तो अपमान की इंतहा थी और तभी पुलिस वाला भी आ गया। हाँ बिल्कुल, दस्तावेजों के मुताबिक जब लुइस सो रही थी, एडी उसके पर्स से पैसे निकालकर भाग गया। लुइस गुस्से में उसके पीछे भागी, पर वो निकल गया। ओह! जब मोरॉक घर लौटा तो उसने लुइस को ऊपरी सीढ़ी पर बुरी तरह रोते हुए हिस्टीरिया की हालत में पाया। उसे शांत करने की कोशिश में मोरॉक ने उसे थप्पड़ मारे और तभी पुलिस वाला आ गया। हाँ, ठीक उसी वक्त गश्त पर निकला पुलिसकर्मी फ्रांसिस मैकॉम्बर वहां आ गया। मैकॉम्बर ने मोरॉक को रोका और चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा पत्नी पर हाथ उठाया तो वो उसे गिरफ्तार कर लेगा। ये तो सार्वजनिक बेइज्जती थी, पहले डीन के सामने, फिर दोस्त के सामने और अब पुलिस के सामने। मोरॉक के लिए शर्मिंदगी और गुस्से का गुबार बढ़ता ही जा रहा होगा। निश्चित रूप से हर घटना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी, उसे और ज्यादा अकेला और फंसा हुआ महसूस करा रही थी।
उसका अपनी पत्नी, अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी पर जैसे कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। इसी बढ़ती हताशा के बीच स्रोत बताते हैं कि मोरॉक एब्राम्स रॉक नाम की एक जगह पर जाने लगा। ये जगह क्या थी और उसके लिए इसका क्या महत्व था? एब्राम्स रॉक साउथ डैनविल के पास एक बहुत बड़ी चट्टान थी, करीब 200 फीट ऊंची। ये उसके बचपन की यादों से जुड़ी जगह थी। अच्छा। बचपन में वो वहां मारियाना क्रूज नाम की एक पुर्तगाली लड़की के साथ खेला करता था। अब ये जगह उसके लिए एक, कह सकते हैं, पनाहगाह बन गई थी। वर्तमान की मुश्किलों से, लुइस से, लुडलो कॉलेज की समस्याओं से भागने का एक जरिया। वो अपनी कार पास के फिलिंग स्टेशन पर खड़ी करके पैदल वहां जाता और घंटों बैठकर अतीत की यादों में खोया रहता, खासकर मारियाना के साथ बिताए वक्त को याद करता। ये उसके लिए एक तरह का मानसिक पलायन था। यानी वो अपनी मौजूदा जिंदगी की कड़वाहट से भागकर बचपन की मासूमियत में सुकून ढूंढ रहा था। लेकिन फिर एक दिन रविवार 20 मई को लुइस उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गई। उसे शक था कि मोरॉक का किसी और से चक्कर चल रहा है। हाँ बिल्कुल, छात्र कोरी ने ही उसे कार से चट्टान के पास छोड़ा था। लुइस को शक था, खासकर जब मोरॉक रविवार को अकेले बाहर जाने लगा। जब उसने मोरॉक को चट्टान की चोटी पर अकेले पाया तो उसे निराशा हुई। वो चढ़कर ऊपर गई। हाँ, वो नंगे पैर चढ़कर आई थी, क्योंकि उसकी हाई हील्स चढ़ाई के लिए ठीक नहीं थी। उसका वहां पहुंचना ही टकराव की शुरुआत थी और उनके बीच बहस हुई। मोरॉक ने आखिरकार कह दिया कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकता, उसे जाना होगा। और यहीं उसने अनजाने में मारियाना का जिक्र कर दिया। हाँ, उसने कहा, ये जगह मेरे लिए मायने रखती थी, यही मारियाना। और वो कहते कहते रुक गया। लेकिन लुइस ने फौरन उस नाम को पकड़ लिया। उसे मोरॉक को चोट पहुंचाने का एक और हथियार मिल गया। उसने ताना मारते हुए कहा, मारियाना, लगता है मेरे जैसी कोई डेगो है। कौन है वो अल? और फिर उसने बेहद भद्दा सवाल पूछा, तुम यहाँ ऊपर उसके साथ क्या खेलते थे? अल, डॉक्टर। ये टिप्पणी, खासकर डेगो शब्द का इस्तेमाल और वो भद्दा मजाक, शायद मोरॉक के लिए बर्दाश्त से बाहर था। बिल्कुल, ये सिर्फ मारियाना का जिक्र नहीं था, बल्कि जिस लहजे और जिन शब्दों का इस्तेमाल लुइस ने किया, उसने मोरॉक के बचपन की पवित्र यादों को भी जैसे दूषित कर दिया। अपमान और गुस्से से भरकर उसने लुइस को 2 बार जोर से थप्पड़ मारे। और फिर स्रोत बताते हैं कि लुई पीछे हटी, उसका नंगा पैर एक नुकीले पत्थर पर पड़ा और दर्द से संतुलन बनाने के लिए उसने एक और कदम पीछे लिया और चट्टान के किनारे से नीचे गिर गई। मोरॉक ने उसे पकड़ने की एक नाकाम कोशिश की। वो खुद भी किनारे से गिरने से बाल-बाल बचा। लेकिन जैसे ही उसने लुइस के गिरते हुए शरीर को देखा, उसका हवा में मुड़ना, उसकी पतली डरी हुई चीख, उसे फौरन सालों पहले हुई मारियाना क्रूज की मौत याद आ गई। ओह, उसे लगा जैसे वो इतिहास दोहरा रहा है, जैसे उसने मारियाना को फिर से मरते हुए देखा है, जिसकी मौत का वो खुद को जिम्मेदार मानता था। ये पल उसके लिए सिर्फ लुइस का गिरना नहीं था, बल्कि उसके अतीत के अपराध बोध का जैसे पुनर्जीवित होना था। इसके बाद जांच शुरू होती है। अस्पताल में डॉक्टर सेज, जो एम्बुलेंस के साथ आए थे, मोरॉक के चेहरे पर खरोंचे देखते हैं। मोरॉक कहता है कि ये नीचे भागते वक्त झाड़ियों से लगी। लेकिन पुलिस चीफ चार्ल्स स्टीवर्ट को शक तब गहरा होता है जब वे अगले दिन मोरॉक के घर जाते हैं। हाँ, स्टीवर्ट मोरॉक को रसोई के लकड़ी के पैनलों से कुछ पेंट या वार्निश जैसा साफ करते हुए देखते हैं। उन्हें यह व्यवहार एक ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अजीब लगता है जिसकी पत्नी की अभी-अभी मौत हुई हो। शक तो होना ही था। हाँ, ये शक का पहला बीज था। और फिर कोरी का वो गुमनाम फोन कॉल आता है, जिसमें वो स्टुअर्ट को बताता है कि मोरॉक ने अपनी पत्नी को मारा है, कि अगर वो गिरी तो इसलिए क्योंकि उसे धक्का दिया गया था। और स्टुअर्ट ने आवाज पहचान ली? हाँ, बाद में मुकदमे के दौरान स्टुअर्ट गवाही देते हुए कोरी की आवाज पहचान लेते हैं। इस तरह परिस्थिति जन्य साक्ष्य मोरॉक के खिलाफ जमा होने लगते हैं। मुकदमे में अभियोजन पक्ष के वकील गर्नी ने इन्हीं बातों पर जोर दिया। उन्होंने मोरॉक का मकसद बताया, लगातार सहा गया अपमान, शर्मिंदगी, आर्थिक दबाव और लुइस से छुटकारा पाने की तीव्र इच्छा। उनका तर्क था कि यह हत्या पूर्व नियोजित थी। भले ही योजना मौके पर बनी हो, लेकिन मोरॉक अफसर की तलाश में था। दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील सैम लीबमैन ने लुइस के चरित्र पर फोकस किया। उसकी शराबखोरी, जुआ खेलने की आदत, बेवफाई और मोरॉक ने जो पीड़ा सही, उस पर जोर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बाधा खुद मोरॉक था। उसने अपना बचाव नहीं किया। नहीं, उसने अपना बचाव करने से साफ इनकार कर दिया। उसने अपने वकील को बार-बार सिर्फ एक ही बात कही, वह गिर गई। उसका वो भावहीन चेहरा, मुकदमे के दौरान उसके चुप्पी, ये जूरी के लिए बहुत मायने रखती होगी। बिल्कुल। लीबमैन ने बाद में कहा भी कि ऐसे आदमी का बचाव करना लगभग नामुमकिन था जो खुद अपना बचाव नहीं करना चाहता।
उसकी चुप्पी को अपराध की स्वीकारोक्ति के तौर पर दिखा गया। शायद वो अवचेतन में सजा चाहता था। नतीजा ये हुआ कि उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई, और उसने इस फैसले के खिलाफ अपील करने से भी इनकार कर दिया। हाँ, ये भी अजीब था। अपने आखिरी दिनों में जेल की कोठरी में मोरोक का दिमाग पूरी तरह से मारियाना क्रूज की यादों में डूबा हुआ था। मारियाना की यादें? हाँ ना, उसे बार बार वो घटना याद आती जब वो 16 साल का था और उसने स्कूल के बाद मारियाना के साथ चलने से मना कर दिया था, क्योंकि वो एक ज्यादा लोकप्रिय लड़की के साथ जाना चाहता था। मारियाना उस दिन घर नहीं लौटी। एक हफ्ते बाद उसकी लाश एब्राम्स रॉक के नीचे मिली। मोरोक हमेशा से मानता था कि वो मारियाना की मौत के लिए जिम्मेदार है, कि उसके ठुकराने की वजह से मारियाना ने चट्टान से छलांग लगा दी थी। तो क्या लुइस की मौत उसके लिए एक तरह से उस पुराने अपराध बोध का प्रायश्चित बन गई, एक ऐसी सजा जिसे उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया? ऐसा लगता है। दस्तावेज इसी ओर इशारा करते हैं। शायद उसे लगा कि लुइस की मौत के लिए सजा पाकर वो किसी तरह मारियाना की मौत का कर्ज चुका रहा है। उसका भाग्य जैसे उसके अतीत के बोझ तले तय हो चुका था। तो ये थी एल्विन मोरिक की कहानी, जैसा कि इन स्रोतों में सामने आती है। कर्ज, अपमान, एक नाकाम शादी, अतीत का कभी न पीछा छोड़ने वाला साया और एक दुखद, लगभग तयशुदा अंत। ये मामला दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत कमजोरियां, बिगड़ते रिश्ते और अतीत के अनसुलझे जख्म मिलकर किसी इंसान को तबाही के रास्ते पर धकेल सकते हैं। मोरोक की चुप्पी, उसका अपने भाग्य को स्वीकार कर लेना, ये सब अपराध बोध, नियति और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर कई गहरे सवाल खड़े करते हैं। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। एल्विन मोरोक के कार्यों और उसके अंतिम भाग्य को समझने में उसके अतीत का, खासकर मारियाना के प्रति उसके गहरे और अनसुलझे अपराध बोध का कितना बड़ा हाथ था। क्या वाकई उसका अंत उसी पल तय हो गया था जब सालों पहले मारियाना गिरी थी? इस विचार के साथ हम आज की इस पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं।